गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग ज्योग्राफी का जो टेस्ट था यह टेस्ट नंबर 2 होगा। इसमें आज क्या देखेंगे? आज हम लोग देखेंगे पृथ्वी की गतियाँ, यानी पृथ्वी में कौन कौन सी किस तरह की पृथ्वी गतियाँ करती है, और पृथ्वी के बारे में जो पृथ्वी का झुकाव है और अक्षांश और देशांतर, इन सब से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं, इन जो मुख्य रूप से गति ही है। देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों पर दिन और रात के समय में भिन्नता का कारण है। क्या कारण है? क्योंकि पृथ्वी है यह सीधा 90 डिग्री पर नहीं है, थोड़ा यह झुका हुआ है, यानी पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव के कारण होता है। थोड़ा जान लेते हैं। पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुके रहने के परिणाम स्वरूप ही विभिन्न स्थानों पर दिन व रात के समय में भिन्नता होती है। यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी न होती तो सभी जगहों पर दिन व रात की अवधि समान होती। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि सूर्य की परिक्रमा के कारण ऋतु परिवर्तन की घटना होती है। इस तरह पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुके रहने तथा सूर्य के सापेक्ष परिक्रमा करने का संयुक्त परिणाम विभिन्न ऋतुओं में भिन्न भिन्न स्थानों पर दिन व रात के समय में अंतर होना होता है। क्वेश्चन 2 है। 2 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? शीत ऋतु में उत्तरी गोलार्ध में उत्तर की ओर जाने पर रात्रि के समय निरंतर वृद्धि होती है और 22 दिसंबर के दिन आर्कटिक वृत्त पर पूरा दिन सूर्य नहीं रहता है, यानी नहीं उगता है। इसमें बता रहा है कि क्वेश्चन कौन सही है। तो चलिए हम लोग शीत ऋतु मान लेते हैं, यानी जिस समय उत्तरी गोलार्ध में ठंडा का समय हो, यानी वह मान लेते हैं अगर यह सन है, सन से वह इलाका दूर होना चाहिए, यानी ऐसे होगा नॉर्थ और साउथ। क्लियर है? तो उत्तरी गोलार्ध में उत्तर की ओर, यानी ऊपर उत्तर है तो उत्तर की ओर जाने पर रात्रि के समय में निरंतर वृद्धि होती जाती है। पहला सही है। और दूसरा है कि 22 दिसंबर के दिन आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक और अंटार्कटिक याद कर लीजिए। आर्कटिक यानी और यह साउथ वाला अंटार्कटिक और नॉर्थ वाला आर्कटिक कहलाता है। तो आर्कटिक वृत्त पर पूरा दिन सूर्य नहीं उगता, यानी यहाँ पर 24 आवर क्या होगा तो अंधेरा रहेगा। अतः दोनों कथन सही है। यही यहाँ दिया हुआ है, आराम से इसको पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रीष्म ऋतु में अंटार्कटिक वृत्त यानी दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून को सूर्यास्त नहीं होता है। और तो 21 जून को सूर्यास्त नहीं होता है दक्षिणी गोलार्ध में। और दूसरा क्वेश्चन था, वो दूसरा प्रश्न यहाँ है, यह देखिए कथन 2। ग्रीष्म ऋतु यानी जून में उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवों की ओर बढ़ने पर दिन की अवधि बढ़ती जाती है। तो इसमें सही कौन सा है? गलत, असत्य कथन चुनना है। तो असत्य क्या होगा? तो यहाँ देखिए, ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी गोलार्ध में जाएंगे हम लोग तो दिन की अवधि ध्रुव की ओर बजाएंगे तो बढ़ती चली जाएगी। अतः दूसरा सही है, लेकिन पहला गलत है। ऐसा क्यों? क्योंकि 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में ठंडे का मौसम है और उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का है। देख लेते हैं थोड़ा। ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवों की ओर बढ़ने पर दिन की अवधि में वृद्धि देखने को मिलती है। इसी क्रम में 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्यास्त नहीं होता है, यानी कि 24 घंटा क्या होगा, दिन रहेगा। अतः पहला असत्य हो गया। और उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु में आर्कटिक वृत्त के उत्तरी क्षेत्र को मध्य रात्रि के सूर्य का देश यानी लैंड ऑफ द मिडनाइट सन के रूप में संदर्भित किया जाता है। उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने की रात। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि दक्षिणी गोलार्ध में भी यही प्रक्रिया होती है, लेकिन ठीक इसके विपरीत होती है। चौथा क्वेश्चन है, यहाँ देखिए पहला, विषुवत वृत्त पर सूर्य वर्ष में एक बार लंबवत चमकता है। विषुवत वृत्त पर एक बार। चलिए देखते हैं दूसरा। सूर्य जब कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है तो उसे ग्रीष्म अयनात कहते हैं। सौम्य रात दिन की स्थिति को अयनात कहा जाता है। तो क्या होगा? तो पहला और दूसरा, या कौन सा सही है? तो इसका सही होगा हम लोगों का बी, केवल 2 सही है। ऐसा क्यों? यहाँ देखिए, विषुवत वृत्त पर सूर्य वर्ष में 2 बार लंबवत चमकता है, एक बार नहीं। एक 21 मार्च को और एक 21 सितंबर को। क्लियर है? और एक वर्ष में 365 दिन
नहीं होते हैं, अतः यह स्थिति परिवर्तित होती रहती है। गौरतलब है कि जब सूर्य विषुववृत्त पर लंबवत चमकता है तब पृथ्वी पर सर्वत्र दिन व रात की अवधि बराबर होती है। सूर्य जब मकर रेखा, याद कर लीजिए, यह 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, यह साउथ है और यह नॉर्थ है। जो नॉर्थ में 23.5 डिग्री है इसको कहेंगे हम लोग कर्क रेखा, और साउथ में 23.5 डिग्री इसको कहेंगे हम लोग मकर रेखा। तो 22 दिसंबर को क्या होगा, जब मकर रेखा यानी दक्षिणी ध्रुव में सूर्य क्या है तो लंबवत रहेगा, तब उस दिन शीत, उसको क्या कहेंगे, शीतअयनात, यानी दक्षिणी ध्रुव में गर्मी और उत्तरी ध्रुव में ठंडा के मौसम है। और आगे देखिए, और सूर्य जब विषुववृत्त पर लंबवत चमकता है तो सर्वत्र दिन व रात की अवधि बराबर होती है। इस स्थिति को सम रात दिन या विषुव यानी इक्विनॉक्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, गर्मी की अपेक्षा सर्दी में सूर्य आकाश में अधिक दूरी पर स्थित होता है। गर्मी की अपेक्षा सर्दी में। दूसरा है, गर्मी में सूर्य की किरणें अधिक क्षेत्र को आच्छादित करती हैं, गर्मी की बात हो रही है। और सर्दी में सूर्य की तिरछी किरणें धुंधली होती है, सर्दी में और अधिक व्यापक क्षेत्र को आच्छादित करती हैं, यानी वे तिरछी हो रही है। तो सही उत्तर यहाँ देखिए केवल तीसरा सही है, बस बाकी सब गलत है। ऐसा क्यों, तो जान लेते हैं। ग्रीष्म ऋतु में प्रायः उष्मा एवं चमक के साथ संबंध किया जाता है तथा सर्दी को शीतलता एवं अंधकार के साथ। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य सर्दी की अपेक्षा आकाश में अधिक दूरी पर स्थित होती है ग्रीष्म ऋतु में, अतः यह कथन असत्य हो गया। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य जब शीर्ष पर होता है तो सूर्य की किरणें पृथ्वी पर लंबवत पड़ती है। इस क्रम में सूर्य की किरणें छोटे से क्षेत्र में संकेंद्रित हो जाती है, यानी 90 डिग्री डायरेक्ट, जिससे इस क्षेत्र का तापमान बढ़ जाता है। सर्दी में सूर्य की किरणें पृथ्वी पर तिरछी पड़ती है, जिसके फलस्वरूप सूर्य की किरणें अधिक क्षेत्रफल को आच्छादित करती है। और सर्दी में सूर्य से आने वाली तिरछी किरणों की उष्मा वातावरणीय शुद्धता और जलवाष्प द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। फलस्वरूप सूर्य की किरणें धुंधली होकर गिरती है। इस तरह अधिक क्षेत्रफल को आच्छादित करती है तथा धुंधली होकर गिरने से सर्दी में तापमान कम रहता है। क्वेश्चन नंबर 6, विषुववृत्त के निकट गोधूली का क्षेत्र यानी ट्विलाइट जोन अधिक होता है और सूर्यास्त और पूर्णतः अंधकार के बीच की स्थिति को गोधूली यानी ट्विलाइट कहा जाता है। इसमें आपका दूसरा सही है, पहला गलत है, क्योंकि ऐसा तो विषुवत रेखा पर नहीं होगा। जहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी वो वहाँ होगा। विषुववृत्त पर उषा काल और गोधूली की अवधि अन्य स्थानों की तुलना में कम है। क्यों? क्योंकि सूर्य की किरणें वहाँ पर डायरेक्ट सीधी पड़ती है। यह जो गोधूली यानी और का क्षेत्र अधिक कहाँ होगा, समशीतोष्ण अक्षांशों में, जहाँ सूर्योदय और सूर्यास्त तिरछी होती है। गोधूली का तात्पर्य सूर्यास्त और पूर्णतः अंधकारमय के बीच की अवधि से है, जबकि उषा काल का तात्पर्य सूर्योदय और पूर्ण उजाले के बीच की अवधि से है। क्वेश्चन नंबर 7, उषा काल तथा गोधूली पृथ्वी द्वारा सूर्य से ग्रहित अपवर्तित प्रकाश का परिणाम है। दूसरा है, ध्रुवों पर यानी पोल की बात हो रही है, पर अल्पावधि के लिए ही सूर्य की किरणें अपवर्तित होती है। तो यहाँ पहला ही केवल सही होगा, वह अल्पकाल के लिए नहीं, दीर्घ काल के लिए होगा। तो देख लेते हैं। उषा काल और गोधूली वस्तुतः पृथ्वी द्वारा सूर्य से ग्रहण किए गए विसरित यानी डिफ्यूज्ड या अपवर्तित प्रकाश का परिणाम। हालांकि इस समय सूर्य क्षितिज के नीचे होता है। सूर्य की किरणें विषुववृत्त पर सबसे कम अवधि के लिए अपवर्तित होती हैं, जो क्रमशः ध्रुवों की ओर बढ़ती जाती है। इस तरह ध्रुवों पर अपवर्तित प्रकाश की अवधि सबसे अधिक होती है। सर्दियों में ध्रुवों पर अंधकार का कारण अधिकांशतया गोधूली ही होता है। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ कुछ कथन है, विचार करना है। प्रायः चंद्रग्रहण अमावस्या को तथा सूर्यग्रहण पूर्णिमा को घटित होता है। दूसरा है, पूर्ण चंद्रग्रहण की स्थिति में चंद्रमा के परिधीय क्षेत्रों में हीरक वलय की स्थिति बनती है। तो ऐसा कब बनेगा? तो यह पूर्ण चंद्रग्रहण नहीं, यह सूर्यग्रहण की में बनता है। अतः आपका ये दोनों गलत हो रहा है। यहाँ डी क्यों, यहाँ देख लीजिए। सामान्यतः चंद्रग्रहण पूर्णिमा को
और सूर्यग्रहण अमावस्या को घटित होता है। क्यों? चंद्रग्रहण अमावस्या कैसे होगा? अमावस्या को तो चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। और चंद्रग्रहण यानी लूनर इक्लिप्स की स्थिति में पृथ्वी, यहाँ सन है, यह पृथ्वी हो गया, यहाँ पर आपका यह सन हो गया और यह चंद्रमा है, के बीच में कौन आपका ये अर्थ आ गया। तो क्या होगा? चंद्रमा। यहाँ देखिए, चंद्रग्रहण की स्थिति में पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। फलस्वरूप सूर्य का प्रकाश यहाँ चंद्रमा पर कैसे पहुँचेगा? न पहुँचेगा, बीच में तो ये अवरोधक जमा हो गया, अतः चंद्रग्रहण है। और सूर्यग्रहण में क्या होगा? यह सन है और यह अपना पृथ्वी है, बीच में चंद्रमा आ गया, अतः लाइट जाएगा तो यह नहीं पहुंच पाएगा, यहाँ पर यह छाया क्षेत्र हो गया। आगे बढ़ते हैं। 9वां, पूर्ण सूर्यग्रहण की स्थिति में हीरक वलय यानी डायमंड रिंग्स की स्थिति बनती है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से हीरक वलय के लिए उत्तरदायी कारण की पहचान कीजिए। हीरक वलय का उत्तरदायी कारण कौन सा है? चंद्रमा की सतह का खुरदरा होना, पृथ्वी की भूभाग आकृति, चंद्रमा का सपाट सतह, सूर्य के आसपास छोटे खगोलीय पिंडों का चमकना नहीं, पहला होगा सिर्फ और सिर्फ। क्यों? यहाँ देखिए, पूर्ण सूर्यग्रहण यानी फुल सोलर इक्लिप्स की स्थिति में हीरक वलय देखने को मिलता है। इस स्थिति में हीरक वलय का मुख्य कारण चंद्रमा की उथली स्थलाकृति और यहाँ देखिए और दंडुरित पर्वतों की अवस्थिति है। इस क्रम में जब एक ही मन का चमकता हुआ दिखता है तो यह बिल्कुल हीरे की अंगूठी की भांति प्रतीत होता है। इस घटना को सर्वप्रथम ब्रिटिश खगोलविद फ्रांसिस बैली ने देखा था, इसलिए इसे हीरक वलय को बैली बीड से भी संबंधित किया जाता है। 10वां है, निम्नलिखित कारकों पर विचार करना है। चंद्रमा की आकर्षण शक्ति, इसमें ज्वार भाटा की घटना के लिए जिम्मेवार कौन कौन है वह बताना है आपको। तो चंद्रमा की आकर्षण शक्ति सही है, सूर्य की आकर्षण शक्ति सही है, पृथ्वी का घूर्णन यह भी, यानी तीनों कारण है। यहाँ देखिए, सूर्य एवं चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने और गिरने को ज्वार भाटा कहा जाता है। इसमें सागरीय जल के ऊपर उठने को ज्वार यानी टाइड, और जब इस घटना के फलस्वरूप सागरीय जल अत्यधिक ऊपर उठ जाता है तो इसे उच्च ज्वार यानी हाई टाइड कहते हैं। सागरीय जल का नीचे की ओर लौटना यानी भाटा एब कहलाता है। इस क्रम में जब जल निम्नतम स्तर पर होता है सीमा पर तो उसे निम्न ज्वार यानी लो टाइड कहते हैं। हाई टाइड कब आएगा? यह पृथ्वी है, मान लेते हैं कि यहाँ पर सन है, चंद्रमा है, यानी तीनों एक सीध में हो, या यहाँ पर सन हो और यहाँ पर चंद्रमा हो, तब यह हाई टाइड की स्थिति है। और लो टाइड यानी जब वे 90 डिग्री का कोण बनाए, मतलब यहाँ पर सन हो जाए और यहाँ पर चंद्रमा हो गया, तो दोनों दो विपरीत दिशा में बल लगाएंगे, कुछ इधर जल खींचेगा कुछ इधर जल खींचेगा, अतः पृथ्वी पर जल की कमी हो जाएगी, जिस कारण क्या होगा? तो टाइड लो टाइड होगा। यहाँ देखिए, ज्वार भाटा का कारण चंद्रमा का आकर्षण, और दूसरा है सूर्य का आकर्षण, और पृथ्वी का घूर्णन। जान लेते थोड़ा, पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपकेंद्री बल की उत्पत्ति होती है। यह बल सागरीय जल को पृथ्वी के केंद्र से दूर भेजने में सहायक होता है, जिससे अंततः ज्वार की उत्पत्ति होती है। यानी अपकेंद्रीय बल मतलब पृथ्वी इस तरह से, पृथ्वी का यह घूर्णन पात है, अतः इस तरह से क्या होगा? जो जल है वह केंद्र से दूर चला जाएगा। आगे देखिए 11 नंबर, ज्वार भाटा के समय चंद्रमा की आकर्षण शक्ति का प्रभाव सूर्य की आकर्षण शक्ति की तुलना में कम है। ऐसा नहीं है, क्यों? क्योंकि चंद्रमा नजदीक है। दूसरा है दीर्घ ज्वार यानी हाई टाइड केवल पूर्णिमा के दिन ही अनुभव किया जाता है। ऐसा भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि अमावस्या के दिन भी हाई टाइड आती है। यहाँ देखिए, यहाँ आता है जो कहेंगे, ज्वार भाटा के समय चंद्रमा की आकर्षण शक्ति का प्रभाव सूर्य की आकर्षण शक्ति की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि चंद्रमा सूर्य की तुलना में बहुत नजदीक है। यानी कि चंद्रमा की तुलना में सूर्य पृथ्वी से काफी दूर है। सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी जब एक सीध में होते हैं तो इसे सिजगी कहा जाता है। इस स्थिति में तीनों की सम्मिलित शक्ति के परिणाम स्वरूप उच्च ज्वार को यानी हाई टाइड देखने को मिलता है। और यह कब आएगा? तो पूर्णिमा और अमावस्या दोनों दिन। 12 में क्या है? पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के फलस्वरूप चंद्रमा के सम्मुख वाले भाग पर ज्वार का अनुभव होता है। यानी यह पृथ्वी है और यह चंद्रमा है, चंद्रमा इधर से फोर्स लगा लिया,
यानी ये अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, तो क्या होगा, यहाँ का जल ऊपर उठ जाएगा। अतः यह सम्मुख वाला भाग है। चंद्रमा का चंद्रमा का परिक्रमण ज्वार भाटा के समय को प्रभावित करता है। तो चंद्रमा ही तो मुख्य करेक्टर है, अतः इसका दूसरा सही होगा। पहला क्यों नहीं सही होगा, तो देखते हैं। चंद्रमा के सम्मुख वाले भाग पर ज्वार का अनुभव होता है, पृथ्वी के अपकेंद्रीय नहीं, यह उसके अपोजिट वाले पर होगा। पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल की बात हो रही है, न कि चंद्रमा का आकर्षण बल का। चंद्रमा के सम्मुख भाग पर चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण ज्वार का अनुभव होता है, जबकि पृथ्वी के घूर्णन को संतुलित करने के लिए उत्पन्न अपकेंद्रीय बल के परिणाम स्वरूप चंद्रमा के विपरीत, यानी यह पृथ्वी है और यह चंद्रमा है, चंद्रमा आकर्षण शक्ति लगा लिया, तो इसका जो विपरीत भाग है यहाँ पर पृथ्वी अपने पानी का संतुलन करने के लिए यहाँ पर भी क्या होगा, तो जल का स्तर ऊंचा हो जाएगा। अतः और सामान्यतः चंद्रमा की आकर्षण शक्ति और अपकेंद्रीय बल के परिणाम स्वरूप प्रत्येक स्थान पर 12 घंटे के उपरांत एक ज्वार आना चाहिए, किंतु यह प्रतिदिन लगभग 26 मिनट की देरी से आता है। इस कारण चंद्रमा का पृथ्वी के सापेक्ष परिक्रमा करना है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फंडी की खाड़ी में प्रतिदिन 4 बार ज्वार का अनुभव होता है, ऐसा नहीं है। फंडी की खाड़ी प्रसिद्ध है ज्वार के लिए नहीं, वह है हाई टाइड के लिए प्रसिद्ध है, अतः पहला गलत हो गया। दूसरा है साउथहैम्पटन में ज्वार की ऊंचाई अधिक होती है, यह भी गलत है, क्योंकि वहाँ पर 4 बार ज्वार आता है, 2 बार इंग्लिश चैनल से और 2 बार उत्तरी सागर से। अतः आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, निम्नलिखित सिद्धांत द्वारा ज्वार भाटा की उत्पत्ति को प्रतिपादित किया गया है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, लाप्लास का गतिक सिद्धांत, हेवेल का परगामी तरंग सिद्धांत, हैरिस का स्थैतिक सिद्धांत और एरी का नहर सिद्धांत याद कर लीजिए। यहाँ देखिए, दूसरा नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अक्षांश रेखा की रैखिक दूरी ध्रुवों की ओर घटती जाती है। 1 डिग्री देशांतर की लंबाई ध्रुवों की ओर घटती जाती है। तो देशांतर की लंबाई ध्रुवों की ओर घटती जाती है और अक्षांश की रेखा की रैखिक दूरी ध्रुवों की ओर घटती है, ऐसा नहीं है। यह 0 डिग्री यह अक्षांश रेखा है और देशांतर यह, तो देशांतर क्या होगा, तो यह तो ध्रुव पर जाकर मिल जाएगा, तो यह पॉइंट पे खत्म हो जाएगा, अतः इसका दूसरा सही होना चाहिए। देखिए, अक्षांश रेखा की रैखिक लंबाई ध्रुवों की ओर घटती नहीं बढ़ती है, क्यों, क्योंकि जो पृथ्वी है वह यहाँ पर चपटा है इस तरह से, अतः यहाँ पर अक्षांश रेखा के बीच में दूरी बढ़ जाएगा। और आगे तो हम लोग जान ही गए हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकट है। कर्क रेखा यानी ये पृथ्वी है 0 डिग्री या 23 डिग्री नॉर्थ से, यहाँ की बात हो रही है। तो यहाँ पर कौन है, तो यह गांधीनगर कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है इनमें से, और रांची तो कर्क रेखा पर ही स्थित है। यदि भारतीय मानक यम उत्तर पर प्रातः के 8 बजे हैं, तो 135 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय अनुसार कितने बजे होंगे। हम लोग जानते हैं कि यह दुनिया का अगर मान लेते हैं मैप है, तो 0 डिग्री यानी ग्रीनविच समय से ही, ग्रीनविच रेखा यही है 0 डिग्री, यहीं से पूरी दुनिया का समय का निर्धारण होता है। ईस्ट जाएंगे तो समय बढ़ेगा, वेस्ट जाएंगे तो समय घटेगा। भारतीय मानक समय यह है, यानी 82.5 डिग्री ईस्ट है। तो 1 डिग्री बराबर याद कर लीजिएगा 4 मिनट का समय होता है, 82.5 डिग्री बराबर 5.5 घंटा का अंतर है। तो भारतीय मानक समय पर 8 बज रहा है और हमको पता लगाना है यहाँ पर, यानी 135 डिग्री ईस्ट की बात हो रही है। तो याद घटा लीजिए, 135 में से 82.5 डिग्री यानी 35 और 17.5 यानी 52 डिग्री। तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 52 डिग्री बराबर लगभग 210 मिनट की बात हो रही है। 210 मिनट यानी कितना होगा, 3 घंटा 30 मिनट यानी 8 3 11 यानी 11 घंटा 30 मिनट। आगे देख लीजिए सब। और 5वां है, पृथ्वी की आकृति के कारण विषुववृत्त से ध्रुवों की ओर तापमान में कमी होती है और दक्षिणी ध्रुव एक अक्षांश है, तो यह तो सही है। और पृथ्वी की आकृति के कारण विषुववृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान में कमी होती है, हाँ तो यह भी तो सही है कि ध्रुव की जाने पर तापमान घटते चला जाता है। यहाँ देखिए, पृथ्वी की आकृति कैसा है, जियोइड है, न गोला है, न लंबा है, न ऑरेंज जैसा है, न बॉल जैसा, यह अपने जैसा है। 0 डिग्री यानी विषुवत रेखा, यहाँ पर सूर्य की किरणें एकदम सीधी पड़ती है, तो यह गर्म इलाका है। 0 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ, इसको कहते हैं हम लोग क्या कहेंगे, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। इसके बाद यहाँ से 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र होगा नॉर्थ और साउथ,
इसको क्या कहेंगे, समशीतोष्ण कटिबंध। और इसके बाद वाले क्षेत्र को यानी 66 से लेकर 90 डिग्री तक के क्षेत्र को पोलर रीजन यानी या उत्तर में आर्कटिक और दक्षिण में अंटार्कटिक सर्किल कहा जाता है। यानी उसको क्या कहेंगे, एकदम फ्रोजन इलाका है या शीत कटिबंध कहेंगे उसको। अक्षांश और देशांतर किसी स्थान पर समय को निर्धारित करने में सहायक होते हैं, ऐसा नहीं है। यह पृथ्वी है, समय का निर्धारण केवल देशांतर रेखा के द्वारा ही किया जाता है, अतः यह गलत हो गया। दूसरा है अक्षांश और देशांतर ग्लोब पर अवस्थिति को निर्धारित करने में सहायक है, यह सही है। क्यों? क्योंकि किसी भी स्थान का पता लगाना हो तो केवल देशांतर से नहीं लगा सकते। कैसे? मान लीजिए कि यह 0 डिग्री है या यह 23 डिग्री है, 23 डिग्री पूरा पृथ्वी पर ना है, अब हमको कैसे बताएंगे कि कहाँ जाना है। अब 23.5 डिग्री है, अब हमको पता है कि 82.5 डिग्री, यह 82.5 डिग्री देशांतर है। यह पॉइंट कहाँ मिलेगा, तो भारत में है, तो ये भारत के नैनी में मिलेगा। 23.5 डिग्री नॉर्थ और 82.5 डिग्री ईस्ट जो मिल गया वह भारत का इलाहाबाद का नैनी इलाका है, अतः दूसरा सही है। भूगर्भ की जानकारी के संदर्भ में निम्नलिखित स्रोतों पर विचार करना है, बताना है कौन अप्रत्यक्ष स्रोत नहीं, यानी बाकी सब प्रत्यक्ष होगा, बाकी कुछ जो अप्रत्यक्ष नहीं यानी प्रत्यक्ष है। तो धरातली चट्टान और ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाले लावा ये दोनों डायरेक्ट हैं, बाकी ये सब इनडायरेक्ट स्रोत हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी की गहराई बढ़ने पर तापमान में वृद्धि होती जाती है, ऐसा सही है। प्रत्येक 32 मीटर पर 1 डिग्री बढ़ जाता है, जबकि दबाव में ऐसा भी नहीं है, क्योंकि हम अंदर जाएंगे तो ऊपर का भी तो दबाव बढ़ेगा, अतः दबाव में वृद्धि होती है। धरातल में गहराई बढ़ने के साथ पदार्थ के घनत्व में वृद्धि होती जाती है, यह भी सही, अतः इसका केवल दूसरा सही होगा, यानी केवल बी सही है। और 9वां में क्या देखते हैं, पृथ्वी के धरातल पर सभी अक्षांश पर गुरुत्वाकर्षण बल समान है, ऐसा नहीं है। 0 डिग्री पर सबसे कम है और 90 डिग्री पर सबसे अधिक है। पृथ्वी पर भिन्न द्रव्यमान वाले पदार्थों की उपस्थिति गुरुत्वाकर्षण मान को प्रभावित करती है, तो दूसरा सही है, पहला गलत है। आगे पढ़ लीजिएगा आराम से। और 10वां देखते हैं, महासागरों में भूपर्पटी की मोटाई महाद्वीपों की तुलना में कम है। महासागर में भूपर्पटी की मोटाई महाद्वीपों की तुलना में कम है, सही है। दूसरा है पर्वतीय श्रृंखलाओं के क्षेत्र में भूपर्पटी की मोटाई कम है, ऐसा गलत है। यह मान लेते हैं यह पहाड़ है, पहाड़ ऊपर खड़ा है तो नीचे इसका बुनियाद होगा ना, तो यह नीचे तक है, और हिमालय के नीचे तो यह 70 किलोमीटर मोटा है। ऐसे महाद्वीप के नीचे 30 किलोमीटर मोटाई होता है, और सागरीय क्षेत्र है तो वहाँ पर सागर है, पानी आ गया ऊपर से, यहाँ पर 5 किलोमीटर तक ही मोटा होता है। आराम से इसको पढ़ लीजिएगा। पृथ्वी को थोड़ा बांट लेते हैं, यह पृथ्वी है, यह उसका ऊपर वाला भूपर्पटी है, जिस पर सागरीय क्षेत्र, यहाँ देखिए यह स्थल है तो यह 30 किलोमीटर, सागरीय क्षेत्र 5 किलोमीटर मोटा होगा, उसको क्या कहेंगे, भूपर्पटी। उसके नीचे यह मेंटल है, यह मोटाई में बहुत मोटा है, लगभग यहाँ पर 70 किलोमीटर से शुरू होगा जो 2900 किलोमीटर तक आता है, यानी यह लगभग 2900 किलोमीटर मोटा है मेंटल। और इसके बाद का इलाका कोर है जो 6371 किलोमीटर तक जाना जाता है, जो पृथ्वी के केंद्र के रूप में इसको हम लोग मानते हैं। आगे देखिए, अभी इसके बाद मिलेंगे हम लोग, तो इससे आगे बढ़ेंगे। तब तक आशा करते हैं कि यह प्रयास अच्छा लगे, जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।